हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। फर्ज करो कोई आपसे आपका घर और जमीन छीन ले, आप कुछ ना कर पाए, कानून आपका साथ ना दे और लड़ने लायक ताकत आपके पास ना हो, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? हार मान लेना बहुत आसान है, बस भारत ने यही नहीं किया। भारत खड़ा हुआ, लड़ा, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई, लेकिन फिर भी नहीं झुका और अपनी सुरक्षा गारंटी के लिए एटम बॉम्ब बना दिया। ये भारत के न्यूक्लियर बनने की कहानी है, जो भारत ने खुद नहीं बल्कि चीन में हुई घटनाओं ने लिखी थी। और अगर आपको सीधी भारत की कहानी सुननी है तो इस टाइम स्टैम्प पर चले जाओ। तो कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास और मैं आपको बहुत तेजी से सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन आप खुद ही सारी चीजों के तार जोड़ लोगे। देखो, चीन में भारत की तरह राजा का शासन था। भारत में अलग अलग राज्यों के थे और चीन में क्विंग नाम का एक ही था। अंग्रेज चीन में व्यापार के बहाने घुसे और कुछ हिस्से कब्जा लिए। अफीम यानी कि नशे का व्यापार करके चीन की आने वाली नस्लें उजाड़ दी। राजा ने बेइज्जती करवा ली तो जनता खिलाफ खड़ी हो गई और फायदा उठाया राजा के आर्मी जनरल्स ने। उन्होंने चीन के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जिन्हें वार लॉर्ड्स कहा गया। राजा का शासन खत्म हुआ और चीन टुकड़ों में बट गया। अब इन जमीन के टुकड़ों को इकट्ठा लाने के लिए कुछ समझदार लोग सामने आए और नेशनलिस्ट पार्टी बनी। अब जो लोग इनकी विचारधारा से सहमत नहीं थे, उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बना दी। इन दोनों पार्टी से लोग जुड़ते चले गए और इन्होंने वार लॉर्ड्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। अब आर्मी जनरल्स का शासन खत्म हुआ तो सवाल खड़ा हुआ कि चीन पर राज कौन करेगा, और इसी के जवाब के लिए कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के लोग एक दूसरे को कूटने निकल पड़े। अब इसका फायदा उठाया जापान ने कमजोर चाइना को देखा और मौका देखकर घुस गया। अब ये दोनों पार्टी जो एक दूसरे से लड़ रही थी, वो जापान के खिलाफ इकट्ठा आ गई और जापान से भिड़ गई। जापान वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहा था, जिसमें वो हारा और फिर चाइना से बाहर निकल गया। और भैया कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी एक दूसरे से फिर से भिड़ गई। अब इस मार कुटाई में कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, जिसका लीडर था माओ जेडोंग, और इसी की वजह से नेशनलिस्ट पार्टी भागकर ताइवान जाती है, जिसके लीडर थे चियांग काई शेक। ये सारा घटनाक्रम 1949 का था, यानी कि भारत को आजाद हुए 2 साल बीत चुके थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। उधर माओ चाइना की सत्ता कब्जाते ही नॉर्थ कोरिया के भाई से कहता है, जा भैया कूट दे साउथ कोरिया को, जैसे मैंने पूरा चीन कब्जाया है तो भी पूरा कोरिया कब्जा ले। अपनी सोवियत वालों से सेटिंग चल रही है, अमेरिका आएगा हम देख लेंगे। और भैया नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को कूटने निकल पड़ा। इसके बाद अमेरिका बचाने पहुंचा तो चाइना ने एक ऐसी चाल चली जो अमेरिका ने सपने में भी नहीं सोची थी। चाइना ने यह देखा कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के अंदर फंस चुका है, मतलब कोरिया के युद्ध में फंस चुका है, बहुत बढ़िया मौका है, चलो तिब्बत कब्जा लेते हैं। और 7 अक्टूबर 1950 में चाइना मेरी जमीन करता हुआ तिब्बत में अपनी फौज लेकर घुस गया। इसके बाद अमेरिका ने चाइना को धमकी दी। चाइना ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, अब मैं कोरिया का युद्ध भी लड़ूंगा। अब अमेरिका ने ऑन रिकॉर्ड 27 अक्टूबर 1950 को भारत सरकार से कहा, भैया उठो, चाइना तुम्हारे दरवाजे तक आ चुका है, अपनी आंखें खोलो, कल को चाइना तुम्हारे ही सर पे नाचेगा। अगर तुम तिब्बत पे हमारा सपोर्ट करते हो तो अमेरिका और यूके भारत का साथ देगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेहरू को समझाया कि भाई साहब, अपना चाइना के साथ कोई सीधा बॉर्डर ना है, अगर तिब्बत हाथ से चला गया तो चीन भारत के बॉर्डर तक आ जाएगा और भविष्य में ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। अब भैया चाचा नेहरू एकदम चिल ब्रो मूड में थे। उन्हें लगा कि चाइना के खिलाफ हमारी रक्षा हिमालय के बड़े बड़े पहाड़ करेंगे। डिफिकल्ट टेरेन है तो चाइना उसे पार करके कभी भी भारत पे हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन अभी अगर चीन के मामले में दखल दे दिया तो एक नया दुश्मन खड़ा हो जाएगा। इसलिए कड़ी निंदा करते रहो, मतलब जुबानी विरोध पूरा करो पर जमीन पे एक्शन मत लो। अब वापस कोरिया के युद्ध पर चलो। अब भैया यूएसएसआर भी कोरिया के भाई लोगों के सपोर्ट में खड़ा था। अमेरिकी जनरल्स ने मामले को हाथ से निकलता हुआ देख टीवी पर कोरिया के ऊपर एटम बॉम्ब गिराने की धमकी दे दी। अब इस घटना के बाद नॉर्थ कोरिया और चाइना दोनों डर गए। यूएसएसआर ने पूरा जोर लगा दिया कि भाई लड़ना, अरे लड़ना, मैं खड़ा हूं, काहे पीछे हट रहा है। लेकिन कोरिया ने जापान का हाल देखा था और इसी एक धमकी ने कोरिया और चाइना के मन में खुद का एटम बॉम्ब बनाने के बीज बो दी। बाद में लड़ाई रुक गई, सबका समझौता हो गया और सारी पार्टी अपने अपने घर चली गई। लेकिन तिब्बत में चाइना आकर बैठ चुका था। अब 1950 में ही पटेल जी की मृत्यु हो गई और नेहरू जी को आने वाले खतरों से आगाह करने वाली सबसे जोरदार आवाज ये हमेशा के लिए शांत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने तिब्बत के अंदर अपने सैनिक अड्डे, अपनी डाक सेवा, टेलीग्राफ नेटवर्क और ऑफिशियल एजेंट रखने की व्यवस्था कर रखी थी। अब भारत की आजादी के बाद ये व्यवस्था भारत सरकार को पकड़ा दी गई, यानी हम ऑफिशियली तिब्बत के अंदर मौजूद थे। हमारे सैनिक भी थे, हमारे आदमी भी थे, हमारे एजेंट्स भी थे। चाइना तो आसपास भी ना था, लेकिन चाइना तिब्बत में घुस गया और हम भाइयों बहनों बोलकर कड़ी निंदा करते रहे। साल आ गया 1954
चाइना ने नेहरू को इशारों इशारों में मैसेज भेजा कि भैया जमीन तो कोई हमसे वापस ना ले पाएगा, अब या तो इस सच्चाई को मान लो या मुंह फुलाकर बैठे रहो। इसके बाद भारत और चाइना बातचीत की टेबल पर आए और पंचशील समझौता हुआ। भारत ने तिब्बत में बने अपने सैनिक अड्डे, गेस्ट हाउस, व्यापार के समझौते, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ चाइना को थाली में सजाकर पकड़ा दिया। इसके अलावा अब तिब्बत चाइना का हिस्सा है, ये भी हमने मान लिया। और भारत को बदले में क्या मिला? आपसी सम्मान, लड़ाई ना करने का वादा और एक दूसरे के मामले में टांग ना अड़ाने का भरोसा। और हाँ, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का रास्ता भी मिल गया। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि भैया समझौता हो गया तो बॉर्डर शांत हो गया होगा, चीन अपने घर, हम अपने घर, मामला खत्म। तो भैया ऐसा ना हुआ। देखो, तिब्बत कब्जाना अलग चीज थी और तिब्बत पर कब्जा करके रखना ये बिल्कुल अलग चीज थी। तिब्बत के लोगों ने चीन की फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए और विद्रोह छेड़ दिया। अब इस विद्रोह को कुचलने के लिए चीन की फौज को राशन, तेल, हथियार, इसकी सप्लाई लगातार करनी थी। लेकिन वहां तक जाने के लिए सड़क ही ना थी और चाइना ने सड़क बना दी। लेकिन चाइना ने सड़क बना दी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना ने हमारी जमीन पर सड़क बना दी ये इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अक्साई चीन के ऊपर सड़क बनाकर तिब्बत से चाइना को जोड़ दिया। अब भारत ने इसका जवाब कैसे दिया? तो भाई साहब, भारत सरकार खड़ी हुई, बाजू ऊपर चढ़ाई और कड़ी निंदा कर दी। और चाइना ने भारत से कहा, भैया कौन सा बॉर्डर, किसका बॉर्डर, कैसा बॉर्डर? हमारा तुम्हारा तो कोई बॉर्डर है ही ना। अक्साई चीन तो अपना एरिया है, अपन अपने एरिया में सड़क बना रहा है, तुम काहे बावले हो रहे हो? चाइना और भारत के बीच में आज भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, इसीलिए वहां पर LOC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, मतलब अपने अपने हिस्से वाली जमीन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब चीन अक्साई चीन में सड़क बना रहा था तो भारत सरकार क्या सो रही थी? तो भाई साहब, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अक्साई चीन को अपना हिस्सा मानता था, आज भी मानता है और है भी, लेकिन हमारी एक भी पोस्ट यानी हमारा एक भी सैनिक अड्डा वहां पर नहीं था। और क्यों नहीं था? तो भैया भारत सरकार की मर्जी, नहीं था तो नहीं था। अब दिल्ली से बॉर्डर पर आदेश आता है कि भैया अक्साई चीन अपना हिस्सा है, बॉर्डर पेट्रोल लगाओ, गश्त लगाओ, और सैनिक आदेश मानते हुए पेट्रोल करने चले गए, जिन पर चीन ने हमला किया। हमारे 17 सैनिक मार दिए गए, बहुत से बंदी बना लिए गए और ये घटना इतिहास में कोंगा पास क्लैश के नाम से दर्ज है। इसके बाद मार्च 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत में शरण लेने के लिए आते हैं। अब CIA तिब्बत से भागकर आए लोगों को चाइना के खिलाफ गुरिल्ला फाइटर की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। अब भैया नेहरू जी ने कहा कि भारत चाइना के खिलाफ अपनी जमीन को गुरिल्ला बेस नहीं बनने देगा। इसके बाद भारत एक फॉरवर्ड पॉलिसी बनाता है, यानी जो भी विवादित जगह है, भारत और चाइना के बीच में जो भी विवादित जगह है, उन पर जाकर अपनी आर्मी पोस्ट बना लो और बैठ जाओ पकड़कर। लेकिन एक सवाल था, अगर हम पोस्ट बना भी ले तो भैया उन्हें सपोर्ट कैसे करेंगे? ना तो हमने बॉर्डर पर सड़कें बनाई थी और ना ही हमारे पास आर्टिलरी यानी कि तोप का सपोर्ट था, और कम्युनिकेशन सेटअप तो हमने वहां लगाए ही ना थे। इसके बाद इंडियन लीडरशिप ने एक अंदाजा लगाया कि अगर कल को चाइना हमला कर भी देता है तो कभी भी फुल स्केल वॉर नहीं होगी, मतलब मामला छोटी मोटी झड़प तक रहेगा और फिर चाइना को बातचीत की टेबल पर आना ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। जब भारत के आर्मी चीफ ने ये सुना तो KS थिमैया भड़क गए। उन्हें मालूम था कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप पगला गई है। चाइना इसी इंतजार में बैठा था कि हम कब कोई उकसावे की कार्रवाई करें और वो हमला कर दे। KS थिमैया ने अपना इस्तीफा नेहरू जी को पकड़ा दिया। नेहरू जी ने उन्हें समझाया बुझाया और इस्तीफा वापस करवाया, लेकिन भैया सच्चाई ना बदली। 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर हमला कर दिया और जंग लड़ने के लिए सिर्फ बहादुरी ही नहीं, हथियार भी चाहिए थे। भारत की सप्लाई चेन कमजोर थी और हमने युद्ध में अपने बहुत सारे वीर जवान खो दिए। ये बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। नेहरू ने USA को लेटर लिखा और मदद मांगी, लेकिन चाइना ने अपने आप ही सीज फायर घोषित कर दिया और हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन हाथ से निकल गई। इसके बाद भारत ने सबक सीखा और बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चे को बढ़ा दिया। लेकिन 1964 में चाइना ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिया और अब हमारा दुश्मन देश एक न्यूक्लियर ताकत बन चुका था। और यही वो घटना थी जिसने भारत को न्यूक्लियर ताकत हासिल करने की तरफ ढकेल दिया। और यहाँ एंट्री होती है कहानी में होमी जहांगीर भाभा की। लेकिन उसे समझने से पहले जरा बैकग्राउंड समझ लो। साल था 1939। हमारे होमी जहांगीर भाभा इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के अंदर अपना चकाचक कैरियर चमका रहे थे। तभी भाई साहब कुछ दिन की छुट्टी मनाने के लिए भारत आ गए, लेकिन वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। अब इस जंग के माहौल में कोई भी जहाज इंग्लैंड नहीं जा रहा था, तो भाभा इंग्लैंड वापस नहीं जा पाए। अब भैया भाई भारत में फंस चुका था, खाली बैठना उन्हें आता ना था, तो उन्होंने बेंगलुरु का रुख करा, क्योंकि बेंगलुरु में था IISc यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। भाई साहब पूरी दुनिया के लिए विश्व युद्ध एक तबाही था, लेकिन आप भारत की किस्मत देखो, उसी जंग की वजह से भारत का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हमेशा के लिए देश में रुक गया और यहीं से हमारे परमाणु कार्यक्रम की नींव पड़ी। भाभा
बेंगलुरु पहुंचे और देखा कि भैया वहां तो रिसर्च के लिए बुनियादी ढांचा ही ना है। भाभा तुरंत समझ गए अगर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ना बदला तो भारत हमेशा टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया के सामने हाथ ही फैलाता रहेगा। इसके बाद भाभा ने टाटा ट्रस्ट को एक लेटर लिखा कि भाई साहब एक इंस्टीट्यूट को खड़ा करो जहां भारत के सबसे तेज दिमाग इकट्ठा एक छत के नीचे आकर देश को आगे बढ़ाने के लिए रिसर्च करें। टाटा को बात समझ में आ गई और जून 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव पड़ी। अब इस घटना को एक ही महीना हुआ था कि 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिए। भाभा ने नेहरू को कहा भाई साहब दुनिया एटॉमिक युग में कूद चुकी है, अगर हमने अभी कुछ ना किया तो हम पीछे छूट जाएंगे और दुनिया हमें कुचलकर आगे बढ़ जाएगी। नेहरू को बात समझ में आई और उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन बनाने को हरी झंडी दे दी जिसके पहले चेयरमैन बने होमी जहांगीर भाभा। लेकिन सिर्फ रिसर्च से बड़े बड़े बम या बिजली ना बनने वाली थी, इसके लिए हमें न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए थे। इसके अलावा यूरेनियम फ्यूल, इंजीनियर्स की फौज और भारी भरकम केमिस्ट्री का तामझाम भी चाहिए था। अब इन सब चीजों की सप्लाई के लिए 1954 में डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी बनाया गया। फिर 1956 में भारत ने एशिया का पहला ऑपरेशनल रिसर्च रिएक्टर अप्सरा बना दिया जिस पर हमारे वैज्ञानिकों ने हाथ साफ करा और फिर हमने कनाडा से साइरस नाम का बड़ा रिएक्टर खरीद लिया जिसे चलाने के लिए हैवी वाटर आया अमेरिका से। अब भारत ने रिएक्टर के अंदर यूरेनियम डालकर चला दिया। अब रिएक्टर से जो कचरा निकलता होगा आपको पता होगा कि उसके अंदर प्लूटोनियम होता है। अब इसी प्लूटोनियम को अलग करने के लिए रीप्रोसेसिंग प्लांट चाहिए था जो भारत के पास था नहीं, तो भारत ने 1964 में ऑपरेशन फिनिक्स चलाकर खुद का रीप्रोसेसिंग प्लांट खड़ा कर दिया और यही वो घटना बनी जिसने पूरी दुनिया में खतरे के ढोल बजा दिए, क्योंकि प्लूटोनियम ऊर्जा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बॉम्ब बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अब फरवरी 1964 में भाभा अमेरिका गए। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉर्ज बॉल से मुलाकात करी और जॉर्ज बॉल ने भाभा से ये कहा कि भाई साहब क्या चल रहा है आपके पड़ोस में, सुना है चीन न्यूक्लियर माल मसाला फोड़ने वाला है। तो भैया भाभा ने भी कह दिया कि अगर भारत अपनी पूरी ताकत झोंक दे तो हम भी 18 महीने में बॉम्ब बना देंगे। बस यहीं से सीआईए के कान खड़े हो गए। अब मई 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई और 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, जिसके 3 महीने बाद ही अक्टूबर 1964 में चाइना ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया। हम 62 का युद्ध चीन से हार चुके थे और अब हमारा दुश्मन न्यूक्लियर ताकत लेकर बैठा था। इसके बाद भाभा ने अक्टूबर 1964 में ऑल इंडिया रेडियो पे फिर से कह दिया कि अगर भारत चाहे तो 18 महीने के अंदर बॉम्ब बनाकर दिखा सकता है। फिर भैया नवंबर 1964 में लाल बहादुर शास्त्री भाभा से एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी के लिए बोल देते हैं और भैया भाभा अपने काम में लग गए। लेकिन भारत में सीआईए के बहुत सारे जासूस थे। ये सारी खबरें सीआईए को मिल रही थी। भारत अपना पहला परमाणु परीक्षण 1966 में करने वाला था, लेकिन 1965 में ही पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर भारत के ऊपर हमला कर दिया। अब किसके कहने पर करा, इसका हिसाब किताब आप अपने आप लगा लो। इसके बाद शास्त्री जी ने भारतीय फौज से कहा भैया घुस जाओ पाकिस्तान में, और भारत की सेना लाहौर के बाहरी इलाकों तक अपने टैंक लेकर पहुंच गई। अब आया भारत पे तगड़ा दबाव। अमेरिका ने भारत से कहा भैया सुन मेरी बात, चुपचाप पाकिस्तान से बाहर निकल ले, नहीं तो PL 480 प्रोग्राम को हम निपटा देंगे। अब अगर ये प्रोग्राम उस जमाने में बंद हो जाता तो भारत में बड़ी तादाद में लोग भूखे मारे जाते। देखो उस जमाने में अमेरिका भारत को गेहूं और आर्थिक मदद दे रहा था। हम अपनी जनता का पेट भरने लायक गेहूं भी नहीं उगा पा रहे थे। अगर हम पीछे ना हटते तो अमेरिका और उसके चेले चपाटे भारत की जनता को भूखे मरने के लिए छोड़ देते। इसके अलावा यूएसएसआर ने भी हम पर दबाव बनाया, जिसका कारण था अमेरिका के साथ उसका कोल्ड वॉर। यूएसएसआर ने भी कहा कि भैया पाकिस्तान से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यूएन के अंदर वीटो पावर से नहीं बचा पाऊंगा। भारत की हालत इतनी खराब थी कि उस जमाने में शास्त्री जी ने जय जवान और जय किसान का नारा दिया था और देशवासियों से यह अपील करी कि हफ्ते में एक दिन व्रत रखो, यानी कि खाना मत खाओ, ताकि देश में अनाज की कमी ना पड़े। भैया यूएन यानी कि यूनाइटेड नॉनसेंस ने भारत पर दबाव बनाया कि भैया पाकिस्तान से समझौता कर लो, शांति के रास्ते पर चलो, इस मामले को निपटा लो। यूएसएसआर ने कहा आओ मेरे यहाँ आ जाओ, मैं टेबल वगैरह सजवाता हूँ, मेरे यहाँ पर बैठ के बात कर लो। इसके बाद शास्त्री जी ताशकंद जाते हैं और पाकिस्तान के सेना प्रमुख अयूब खान के साथ समझौता करते हैं। अब इस समझौते के अंतर्गत पाकिस्तान को जो जमीन उसने हारी थी वो वापस मिल गई। जो सैनिक हमने बंदी बनाए थे वो भी हमने पाकिस्तान को लौटा दिए, जिसके बदले में पाकिस्तान ने हमारे सैनिकों को जो युद्ध में बंदी बने थे उन्हें लौटा दिया। बस इतना ही मिला था, इसके अलावा भारत को कुछ भी हासिल ना हुआ। 10 जनवरी 1966 को इस समझौते पर साइन हुए और 11 जनवरी रात को 1:30 बजे शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, जिसका कारण आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैसे सोवियत यूनियन के डॉक्टर्स के हिसाब से शास्त्री जी को हार्ट अटैक आया था, पर उनका कभी भी पोस्टमार्टम नहीं किया गया। फिर 11 जनवरी को गुजारी लाल नंदा को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भारत की सत्ता संभाली
वाली और शास्त्री जी के मरने के 13 दिन बाद डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की भी एक विमान हादसे में मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। उनका प्लेन एल्प्स की पहाड़ियों से टकरा जाता है। एक किताब है कन्वर्सेशन विद द क्रो। इस किताब में CIA के रिटायर्ड एजेंट ने यह बात कबूल करी है कि CIA ने 13 दिन के अंदर 2 सबसे खतरनाक व्यक्तियों को अपने रास्ते से हटाकर भारत के परमाणु कार्यक्रम की कमर तोड़ दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने अमेरिका और USSR से दोनों से सिक्योरिटी गारंटी मांगी कि भैया हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, अगर तुम हमारी सुरक्षा की गारंटी ले लो तो। मतलब हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं होना चाहिए। अब भैया ना तो सोवियत यूनियन और ना ही अमेरिका इस गारंटी को देने के लिए तैयार था। इसके अलावा हमारे सर के ऊपर NPT लाकर और थोप दी, जिसमें लिखा था कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिसने बॉम्ब बना लिया वो तो उसे रखेगा, लेकिन दूसरा कोई विदेश न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। भारत ने कह दिया भैया ये तो भेदभाव है, तुमने बना लिया इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई और नहीं बना सकता। और हमने कभी भी NPT पर साइन नहीं किए। अब साल आ गया 1971। भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश को बना दिया। अब इसी युद्ध में अमेरिका ने भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी और अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया। इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी और सोवियत यूनियन हमारी मदद के लिए आ गया। अब इंदिरा गांधी इस घटना से सोच में पड़ गई कि भैया हमें हर बार कौन बचाने आएगा, हमारा पड़ोसी न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठा है, अमेरिका हमारे खिलाफ कभी भी हो सकता है। उन्हें यह बात समझ में आ गई कि परमाणु हथियार के बिना भारत की सुरक्षा गारंटी नहीं की जा सकती और बस आदेश दे दिया गया कि बॉम्ब बनाने की तैयारी करो। मई 1974 सुबह 8 बजे पोखरण भारत न्यूक्लियर टेस्ट करके दुनिया को बताता है कि हम भी न्यूक्लियर वाले हो गए। इसके बाद अमेरिका ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक मदद रोक दी और संवेदनशील टेक्नोलॉजीज पर प्रतिबंध ठोक दिया। भारत में महंगाई 30% के दर से ऊपर चली गई, रोजमर्रा की चीजें महंगी हो गई, जनता सड़क पर उतर आई और लोगों का ये सारा गुस्सा इंदिरा गांधी के खिलाफ फूट पड़ा। आर्थिक बदहाली की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह शुरू हो गए। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने क्रांति का आह्वान कर दिया। देश के छात्र और आम जनता सड़कों पर इंदिरा गांधी के खिलाफ उतर आई। 1974 में ही परमाणु परीक्षण वाले महीने में ही जॉर्ज फर्नांडिस ने, जो बाद में चलकर भारत के रक्षा मंत्री भी रहे थे, उनके नेतृत्व में भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रेलवे हड़ताल हो गई। पूरे देश में चक्का जाम हो गया। इसके बाद इंदिरा गांधी ने सेना और पुलिस का इस्तेमाल करके इस विद्रोह को कुचल दिया। इससे जनता और खिलाफ हो गई और इस आग में घी का काम करा इलाहाबाद कोर्ट के एक फैसले ने। उन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। कोर्ट ने उनके 6 साल तक इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए कहा। अब चारों तरफ से अपने आप को घिरता हुआ पाकर इंदिरा गांधी ने कुर्सी जाने के डर से 25 मई 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी। इसके बाद जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। प्रेस के ऊपर पूरा सेंसरशिप था, मौलिक अधिकार छीन लिए गए, जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ कर लोगों की नसबंदी कराना शुरू कर दिया गया। और जब 1977 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाकर चुनाव कराए तो वो बुरी तरह से इलेक्शन में हार गई। इसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने और अक्टूबर 1977 में ही CBI को भेजकर इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवा लिया गया। अब इस घटना के 16 घंटे बाद ही कोर्ट ने इंदिरा गांधी को रिहा करने का आदेश दे दिया। ये बिल्कुल वही दौर था जब मोरारजी देसाई ने जिया उल हक से फोन पर कहा था कि भैया तुम लोग कहूटा में क्या कर रहे हो, अपने को सब पता है। और इसी घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के पूरे स्पाई नेटवर्क को तबाह कर दिया। मोरारजी देसाई के बड़बोलेपन की वजह से भारत माता के सच्चे सिपाही बिना वजह दुश्मन के हाथों मारे गए। कुछ ही समय बाद मोरारजी देसाई की सरकार में फूट पड़ गई, सरकार गिर गई, इलेक्शन हुए, इंदिरा गांधी वापस सत्ता में आ गई और यहीं से एंट्री होती है महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। कलाम साहब एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि एटम बॉम्ब बनाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप उस एटम बॉम्ब को दुश्मन के ऊपर गिरा ही ना पाओ तो। यानी हमें एक डिलीवरी सिस्टम चाहिए था और यहीं पे जन्म हुआ 5 मिसाइल के प्रोग्राम का, यानी कि पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि। अब इन मिसाइल्स को बनाने की तैयारी शुरू हो गई। लेकिन फिर एक और सवाल सामने आकर खड़ा हो गया। मान लो कोई देश भारत के ऊपर पहले परमाणु हमला कर देता है जिसमें भारत की पूरी लीडरशिप और मिसाइल डिपो, परमाणु मिसाइल डिपो तबाह हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत क्या करेगा? तो इसका एक ही जवाब था, वो थी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। यानी भारत को एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च करने वाली सबमरीन चाहिए थी। और अब यहाँ पर एंट्री हुई सोवियत यूनियन की। भारत ने सोवियत यूनियन से चार्ली क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन किराए पर ले ली, मतलब लीज पर ले ली। अब इंडियन नेवी पहली बार न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट कर रही थी, क्रू का हाथ साफ हुआ और हमें जरूरी एक्सपीरियंस हासिल
हो गया। अब भैया साल आ गया 1990, कश्मीर में आतंकवाद फूट पड़ा, लोग कश्मीर से पलायन करने लगे और पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट करने की तैयारी में था। भारत सरकार को यह बात समझ में आ गई कि एक न्यूक्लियर टेस्ट से कुछ ना होने वाला, हमें दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट करना था। अब भैया 21 जून 1991 को पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री चुन लिए जाते हैं। भारत कर्ज में डूबा हुआ था, हमारी इकोनॉमी टूट रही थी, देश के पास सिर्फ 2 हफ्ते का इंपोर्ट करने लायक ही पैसा बचा था। नरसिम्हा राव बुरी तरह से फंसे हुए थे, एक तरफ देश की इकोनॉमी और दूसरी तरफ चाइना और पाकिस्तान। अब देश की सुरक्षा करें या इकोनॉमी को बचाएं? अगर न्यूक्लियर टेस्ट करते तो देश पर प्रतिबंध ठोक दिए जाते, जिसके झटके को हमारा देश झेल ना पाता, करोड़ों लोग भूखे मरते। और नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को बचाया, लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट को ठंडे बस्ते में न डाला, बल्कि उसकी तैयारी हम करते रहे। जब भारत की हालत थोड़ी सी सुधरी और हम टेस्ट के करीब पहुंचे, भैया अमेरिकी सैटेलाइट ने हमें पकड़ लिया। अब यूएस के एम्बेसडर फ्रैंक वाइजर ने नरसिम्हा राव के प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी कि एएन वर्मा को सैटेलाइट की तस्वीरें दिखाई और उनसे कहा, ये तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमने न्यूक्लियर टेस्ट करा तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। चेतावनी बिल्कुल साफ थी, अगर भारत ना रुकता तो उसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया जाता। इसके बाद 1995 में ही क्लिंटन ने नरसिम्हा राव को फोन पर कहा, भाई साहब न्यूक्लियर टेस्ट मत कर देना। उस समय भारत अमेरिका से दुश्मनी नहीं ले सकता था, हमारा देश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और भारत ने मजबूरी में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। लेकिन भारत एक सबक सीख चुका था कि भैया अगली बार जब तैयारी करो तो अमेरिकी सैटेलाइट से बचकर रहो। अब भैया 96 का इलेक्शन हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और नरसिम्हा राव उन्हें जाते जाते कहते हैं कि मैं नहीं कर पाया लेकिन तुम जरूर कर देना। वाजपेयी समझ गए कि नरसिम्हा राव किस तरफ इशारा था, लेकिन इससे पहले भारत कुछ करता 13 दिन के अंदर ही वाजपेयी सरकार गिर जाती है, मात्र 1 वोट से गिरती है। देखो भारत के संविधान के हिसाब से अगर कोई सांसद किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसे संसद की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है, लेकिन कांग्रेस के सांसद गिरधर गमांग मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा नहीं देते हैं या उन्हें इस्तीफा देने से रोक दिया गया। जो भी हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया था। अब उन्हीं के एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिर जाती है। अगर उस जमाने में भारत सरकार ना गिरती, मतलब वाजपेयी की सरकार ना गिरती, तो भारत शायद 96 में ही परमाणु परीक्षण कर देता और हमें 3 साल का मौका मिलता पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने का, लेकिन ऐसा हो ना पाया। अब ऐसा माना जाता है कि वाजपेयी की सरकार को गिराने की साजिश या प्लानिंग कह लो, ये शरद पवार और सोनिया गांधी ने मिलकर की थी। अब इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ तो है नहीं, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो इंटरनेट पर खूब वायरल है। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। अब भैया प्रधानमंत्री आते रहे जाते रहे और 1998 में वाजपेयी सरकार फिर से बन गई। इसके बाद वाजपेयी ने आते ही एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चीफ आर चिदम्बरम, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रजेश मिश्र और टॉप आर्मी लीडरशिप को ऑपरेशन शक्ति के लिए हरी झंडी दे दी। 11 मई 1998 को दोपहर के समय भारत एक के बाद एक 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण करता है। इसके बाद 13 मई 1998 में ही भारत 2 और परमाणु परीक्षण करता है। फिर वाजपेयी जी दुनिया के सामने आकर कहते हैं कि भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरा हो चुका है। Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests. Measurements have also confirmed that there was no release of radioactivity. इस परमाणु ताकत ने एक चीज तो गारंटी कर दी है कि भारत अब दोबारा कभी भी किसी भी विदेशी ताकत का गुलाम ना बनेगा। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।